गहरी रात को भेदती ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। खेत खलियान और वन अरण्य सब अंधेरे में डूबकर पीछे छूटते जा रहे थे। कूपे की काफ़ी लाइट्स बंद हो चुकी थीं, पर जया की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। रह रहकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता। मन में यही आ रहा था, काश कुछ ऐसा हो जाता जो उसे बनारस ना जाना पड़ता। हमेशा बनारस जाने के ख्याल से ही उसके पूरे शरीर में ईर्ष्या की इतनी तेज लहर उठती कि उसका तन बदन जल उठता। उसने देखा सामने की बेड पर सुनील सो चुके थे। नीचे दोनों बच्चे शाश्वत और सिद्धि भी सो चुके थे। इस बार दिवाली पर उसे बनारस अपनी जेठानी दुर्वा के यहाँ जाना पड़ रहा था। उसकी सास वसुधा बीमार थी। उनकी इच्छा थी कि दिवाली इस बार दोनों भाई बनारस में एक साथ मनाएं। सुनील तो माँ की इच्छा पर जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया था, लेकिन जया ने सुनते ही शाश्वत और सिद्धि की पढ़ाई का बहाना ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन सुनील ने सख्ती से कह दिया था, माँ के कहने पर हम हर हाल में बनारस जाएंगे। बच्चों की दिवाली की छुट्टियां तो है ही। जया ना जाने का कोई और बहाना सोच नहीं पाई थी। 10 वर्षीय शाश्वत और 8 वर्षीय सिद्धि तो एक साथ चहक कर बोले थे, हाँ मम्मी, ताई जी के यहाँ जाना है। बहुत अच्छी हैं ताई जी। सुनकर आग बबूला हो गई थी जया। ठीक है, तुम जाओ, मेरा मन नहीं है। सुनील को गुस्सा आ गया था। तुम्हें चलना है तो चलो, मैं बच्चों को ले जाऊंगा। बैठी रहना अकेले घर में। सुनील का गुस्सा देखकर जया ने बुझे मन से अपनी तैयारी की थी और अब ना चाहते हुए भी विगत स्वयं को बार बार दोहराने लगा था। उसके विवाह के समय अनिल और सुनील एक साथ ही बनारस में रहते थे। जया को याद है, जब उसने गृह प्रवेश किया था, चारों तरफ दूरवा दूरवा की पुकार थी। पहले उसने इसे सामान्य रूप में लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते रहे उसके दिल में दूरवा के प्रति ईर्ष्या ने ऐसी जगह बनाई कि आज भी इतने सालों तक वह भावना उसी जगह पर ठहर गई थी। उसे याद है, सुनील ने उससे कहा था, जया, भाभी ने इस घर के हर सदस्य के लिए बहुत किया है, उनका दिल कभी ना दुखाना। पिताजी के अंतिम समय में जितनी सेवा की है भाभी ने, कोई नहीं भूल पाएगा कभी। वसुधा भी हर बात में दुर्वा से सलाह लेती थी। दुर्वा ने जया को भी बहुत स्नेह दिया, लेकिन सुनील के मुंह से दुर्वा की तारीफ सुन वह नारी सुलभ ईर्ष्या से भर उठती। सुनील जब भी जया के लिए कुछ लाता, दुर्वा के लिए भी जरूर कुछ होता। दुर्वा की हर बात में जया को दिखावा लगने लगा था। वह सोचने लगी, इस औरत ने सबको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रखा है। वह दुर्वा से बहुत कटती चली गई। छुट्टी के दिन दुर्वा सब बच्चों के सिर में तेल मालिश लगाने बैठ जाती तो सुनील को भी आवाज देती, सोनू तुम भी आ जाओ। जया जल जाती, तुम क्या बच्चे हो जो उनसे तेल लगवाने बैठ जाते हो। सुनील हंसता, और क्या, उनके लिए तो मैं अभी भी बच्चा ही हूँ। जया ने कहा था, तुम्हारे बालों में तेल मैं भी लगा सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं कहते, इतना ही शौक है तो। यह भी कोई बात है, अगली बार तुम लगा देना। जया का मायका लखनऊ में था। यह सारी बातें उसने अपनी मम्मी को बताई थी, तो उन्होंने उसे दूरवा से दूर रहने की सलाह दी। जया को ट्रेन में अपनी बर्थ पर करवटें बदलते हुए याद आ रहा था, एक बार सुनील को तेज बुखार था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। सबके बार बार कहने पर भी दुर्वा ने न रात को आराम किया था न दिन में, बस घर और हॉस्पिटल के चक्कर ही काटती रही थी दुर्वा। जया के मन में अब तक सिर्फ ईर्ष्या थी, लेकिन अब तो उसकी बेचैनी और तड़प देखकर जया के मन में जो शक उभर आया उसे वह अभी तक निकाल नहीं पाई थी। जब उसने अपनी मम्मी को सुनील की बीमारी में दुर्वा की बेचैनी बताई तो उन्होंने झट से कहा था, देवर से इतना लगाओ, कोई बात तो जरूर है, ऐसे थोड़ी ही कोई किसी के लिए इतना परेशान होता है। और फिर जया ने दुर्वा से इतनी दूरी रखनी शुरू कर दी कि सुनील ने चुपचाप दिल्ली ट्रांसफर करवाने में ही सबकी भलाई समझी थी। दिल्ली जाने के बाद सुनील ही बनारस आता जाता रहा था। जया इन 2 सालों में एक बार भी नहीं आई थी। जया को लेकर सबने एक चुप्पी ओढ़ ली थी और अब वसुधा बीमार थी और ना चाहते हुए भी वह बनारस जा रही थी। बनारस पहुंचकर शाश्वत और सिद्धि तो दुर्वा से चिपट गए। दुर्वा के दोनों बेटे वेदांत और दिव्यांशु सुनील को देखकर चाचा चाचा कहते चहक उठे। जया सबसे अलग थलग खड़ी थी। दुर्वा ने उसे गले लगाते हुए कहा, यहाँ से जाकर तुम तो सबको भूल गई जया। जया कुछ बोली नहीं। जया को छोड़कर सब एक दूसरे से मिलकर खुश थे। वसुधा दिल की मरीज थी। इस समय वह अपनी बीमारी भूलकर बच्चों को गले लगाए बैठी थी। अनिल हंसा,
देखा सुनील, इस समय माँ बीमार लग रही है। सुनील हंसा। भाभी की देखरेख में माँ बीमार रह भी नहीं सकती ज्यादा दिन, कहकर सबको अपने लाए उपहार देने लगा। फिर सब नहा धोकर फ्री हुए तो ध्रुवा ने कहा, सब आ जाओ नाश्ता करने, मैं गरम गरम बना रही हूँ। सोनू, जया सब आ जाओ। सुलग उठी जया। घर में सुनील को सोनू कोई नहीं कहता, इसे पता नहीं क्या पड़ी है इतना प्यार दिखाने की। और अनिल भैया, क्या इन्हें भी बुरा नहीं लगता ध्रुवा का सोनू सोनू करना? अपनी पसंद का नाश्ता देखकर सुनील हंस पड़ा। वाह भाभी, मटर की कचौरी और आलू की सब्जी, आप कभी नहीं भूलती मेरी पसंद। जया को बहुत गंभीर देख वसुधा ने कहा, क्या बात है जया, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं माँ, सफ़र की थकान है, ट्रेन में भी रात भर नींद नहीं आई। ध्रुवा ने स्नेह भरे स्वर से कहा, तुम नाश्ता करके आराम कर लो जया, थोड़ा सो लोगी तो ठीक लगेगा। नाश्ता करके चारों बच्चे मस्ती करने लगे। वसुधा बेटों के साथ बातों में व्यस्त हो गई। जया अनिच्छा से ध्रुवा के साथ किचन में हाथ बटाने लगी, लेकिन ध्रुवा ने उसे जबरदस्ती आराम करने भेज दिया। ध्रुवा का मन जया से बहुत सी बातें करने का होता, लेकिन जया का रूखा सूखा रवैया देखकर वह मन ही मन आहत रहती। ध्रुवा ने इतने सालों में जया से अच्छे संबंध रखने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, लेकिन जया की बेरुखी के कारण वह कभी समझ नहीं पाई। अब सब जया का स्वभाव ऐसा ही समझकर चुप रहते थे। ध्रुवा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। अगले दिन दिवाली थी। शाम को सुनील ने जया से कहा, जाओ भाभी के साथ मार्केट जाकर देख लो क्या क्या लाना है, बच्चों को हम देख लेंगे। अनिल ने भी अकेले में ध्रुवा से कहा, जाओ सुनील, जया और बच्चों के लिए जया की पसंद से ही कुछ खरीद लेना। दोनों बाजार चली गई। रास्ते में ध्रुवा ने पूछा, जया दशाश्वमेध घाट चलोगी? तुम्हें वहाँ अच्छा लगता है ना? नहीं भाभी, अभी मन नहीं है। चलो आई हो तो विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। नहीं भाभी, फिर कभी। ध्रुवा चुप हो गई। हमेशा जया में छोटी बहन ढूंढने की अधूरी कोशिश रह जाती थी। जया के साथ हंसने बोलने का मन बहुत होता था, लेकिन जया की खामोशी देखकर बस शॉपिंग करना शुरू किया। जया की पसंद से सुनील और बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए तो ध्रुवा ने कहा, अब अपने लिए भी एक साड़ी ले लो। भाभी रहने दो, मन नहीं है। ध्रुवा के बहुत कहने पर भी जया ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। दोनों घर लौट आई तो वसुधा ने कहा, ध्रुवा जया की साड़ी कहाँ है? माँ बहुत कहा पर उसने नहीं ली, कहा मन नहीं है। वसुधा को बुरा लगा, इसमें मन की क्या बात है, त्योहार है, अगर बड़े दिलवा रहे हैं तो उसे तो खुश होना चाहिए। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। अभी तो ये लोग 2-3 दिन यहाँ हैं, बाद में दिलवा दूंगी, माँ आप परेशान ना हो। वसुधा जानती थी कि जया के दिल में ध्रुवा के लिए जरा भी प्यार और सम्मान नहीं है, लेकिन कुछ बोलने पर बात और न बढ़ जाए इसलिए चुप रहती थी। दिवाली का पूजन पूरे घर ने जया को छोड़कर खुशी खुशी किया। सुनील तो वेदांत और दिव्यांशु के साथ उनकी उम्र का ही बन जाता था। उसने बच्चों के साथ खूब मस्ती की। सुनील अनिल से 7 साल छोटा था। सुनील ने बच्चों के साथ मिलकर खूब पटाखे छुड़ाए। जया अलग रूम में बैठी रही। वह मन ही मन वापस जाने का समय गिन रही थी। ध्रुवा की उपस्थिति भी वह अपने आसपास सहन नहीं कर पाती थी। शक की एक भावना ने उसके मन पर ऐसा पर्दा डाल रखा था जहाँ से ध्रुवा का स्नेह, अपनापन उसके दिल को छू भी नहीं पाता था। डिनर सबने साथ किया। सुनील ध्रुवा के बनाए पकवानों की तारीफ जी खोलकर करता रहा। बच्चे सब एक रूम में सो गए। सुनील, जया का बेडरूम तो आज भी वैसा ही था जो पहली मंजिल पर था। वसुधा और अनिल का बेडरूम नीचे ही थे। सुनील सो चुका था, लेकिन जया को नींद नहीं आ रही थी। उससे तेज सरदर्द महसूस होने लगा। फर्स्ट एड बॉक्स नीचे किचन में ही था, उसी में कोई सिरदर्द की दवाई होगी। यह सोचकर वह धीरे धीरे उठकर नीचे किचन तक जाने लगी। ध्रुवा के बेडरूम के दरवाजे पर हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। रात के 2 बजे थे। अंदर से अनिल और ध्रुवा की आवाज़ें आ रही थी। साथ ही साथ ध्रुवा की सिसकियां भी कानों में पड़ी तो जया ने धीरे से दरवाजे कान पर लगा दिए। अनिल गंभीर स्वर में ध्रुवा से कह रहा था, उसे तुम्हारे स्नेह की कोई कद्र नहीं, पता नहीं क्यों तुमसे इतनी खिंची खिंची रहती है। सबके साथ हंसती बोलती तो कितना अच्छा रहता। सुनील और माँ मी मनी मन तुम्हारा अपमान देखकर दुखी हो जाते हैं। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है
जया शायद सुनील के प्रति तुम्हारा लगाव सहन नहीं कर पाती। जब तुम सोनू सोनू करती हो तो कभी जया का चेहरा देखा है उस समय? दूरवा की सिसकियों में बंदी आवाज गूंजी। जब हमारी शादी हुई थी ना, माँ ने मुझे एक ही बात कही थी, सुनील को अपना बेटा समझना, कभी उससे नाराज मत होना। वो कोई गलती भी करे तो उसे माफ कर देना। तुम्हारा स्नेह से दोनों भाइयों में भी प्यार बना रहेगा। और वो दिन और आज का दिन, मैंने हमेशा अपने आप को 3 बेटों की माँ समझा और मुझे इस बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। बाहर खड़ी जया को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। उसे आत्मग्लानि हुई। वह इतने सालों से क्या सोच रही है और दुर्वा के दिल में सुनील के लिए अपने बेटे जैसा स्नेह है। यह क्या किया उसने? कैसे माफी मांगे वह? दुर्वा के निश्चल, निर्मल व पावन स्नेह के प्रति उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसने हमेशा दुर्वा का दिल दुखाया। यह सोचती वह चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट गई। दवाई लेना भी वह भूल चुकी थी। पछतावा उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बह निकला। पूरी रात उसे अपना एक एक व्यवहार याद आता रहा। नहीं, अभी भी वह संभाल सकती है। बेकार के शक में पड़कर वह इन रिश्तों के बीच पनपती छोटी छोटी खुशियों को क्यों अनदेखा करती रही, जो इंसान को सच्चा सुख देती है। सुबह उसने सबसे पहले बिस्तर छोड़ दिया। दुर्वा जब फ्रेश होकर किचन में पहुंची तो हैरान हो गई। जया उसके लिए चाय बना रही थी। दुर्वा ने कहा, जया इतनी जल्दी उठ गई, ठीक से सोई नहीं? जया ने हंसते हुए कहा, बस आपकी चाय बनाने का मन हो गया भाभी। दुर्वा हैरानी से जया का मुंह देखने लगी। जया ने कहा, आज आप आराम करेंगी, नाश्ता मैं बना रही हूँ। फिर कुछ सोचकर हंसते हुए बोली, नहीं आप ही कुछ बनाना, अपने सोनू की पसंद का। मेरे हाथ का तो वह रोज ही वहाँ खाते हैं, मैं बाकी काम कर लेती हूँ। कहकर जया उसके हाथ में चाय का कप देकर किचन से निकल गई। उसका मन हल्का हो गया था। दिल और दिमाग में छाई धुंध दुर्वा के स्नेह से छट गई थी। आज सुबह के सूरज की चमकती किरणों ने उसके दिल के हर कोने को चमका दिया था। अभिभूत हो गई थी दुर्वा। कुछ ना समझ आने वाले अंदाज में वह जया को जाते देखती रही।